उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले पंतनगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पंतनगर एयरपोर्ट के एटीसी इंचार्ज आशीष चौसाली की मौत की खबर सामने आ रही है। आशीष चौसाली का शव एयरपोर्ट के कमरे में फंदे से लटका मिला है। हैरानी की बात यह है, आशीष का शव महिला के गेटअप में मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जानकारी के अनुसार पंतनगर एयरपोर्ट के एटीसी इंचार्ज जब ड्यूटी नहीं आए तो कर्मचारियों ने उनसे संपर्क किया। कोई रिस्पांस न मिलने पर जब कर्मचारी कमरे में पहुंचे तो देखा वो फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं। घटना के कारण और जो मृत्यु का कारण है उसको जानने के लिए हम पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो सामान इनके कमरे से बरामद हुआ, जो इनके मोबाइल है और बाकी डिटेल्स हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान इसको उतारा गया, उस दौरान बता रहे हैं महिला के गेटअप में था क्या? ये सब चीज़ें अब ये इंक्वायरी का पार्ट है और अभी जो भी चीज़ है उस पर हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। ये इस लेवल पर मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। शैलेंद्र नेगी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ खुलासे हुए हैं, अपडेट दीजिए। देखिए, पुलिस इस मामले को लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब से इस डेड बॉडी को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत कुछ निर्भर करेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कि पोस्टमार्टम में क्या निकल के आता है, किन परिस्थितियों में मौत हुई है, कहीं ये हत्या का मामला तो नहीं है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि देर रात कुछ रिश्तेदारों के साथ इन्होंने पार्टी भी की थी और कमरे से कुछ ऐसी चीजें जिसमें शराब भी है और अन्य चीजें, सिगरेट है, वो सब चीजें भी बरामद हुई हैं। तो पुलिस कई एंगल से इस पूरे मसले की जांच कर रही है और मसलन की क्यों ये महिला के गेटअप में थे, कहीं कोई मानसिक बीमार तो नहीं थे। क्योंकि पुलिस ने शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये पता लगा है कि इनको कुछ देवी दिखाई दी और उसके बाद इस तरीके की इन्होंने हरकत की, फिर ये अपने कमरे में चले गए। इस तरीके की बातें कुछ निकल के सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस अभी पूरी तहकीकात में जुटी हुई है, यानी गहराई से जाने में जुटी हुई है कि आखिर इतना सीनियर ऑफिसर किस तरीके से उसकी हत्या होती है, वो भी एयरपोर्ट कैंपस के भीतर ही। ये उनका कमरा था, कहीं बाहर नहीं था। और वहां पर इस तरीके से घटना जब घटित होती है तो जरूर पुलिस के लिए ये बिल्कुल एक सीरियस तरीके का क्राइम भी है और सीरियस तरीके का इन्वेस्टिगेशन का विषय भी है। तो पुलिस इस पर लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस की जो एसपी है इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उन्हीं की निगरानी में एक स्पेशल टीम बनाई गई है, वो इसकी जांच करेगी। महिला के गेटअप में लाश मिलना, कई और खुलासे होने यकीनन आने वाले वक्त में बाकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हरक सिंह रावत लोकसभा चुनाव में कहीं नहीं दिखे। ईडी का छापा पड़ा, बहू बीजेपी में चली गई, हरिद्वार से टिकट नहीं मिला और हरक सिंह दिखे नहीं। अब लंबे वक्त की चुप्पी के बाद हरक सिंह रावत सामने आ गए हैं। तो पार्टी से लेकर हरीश रावत तक से हरक सिंह की नाराजगी साफ नजर आई। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत नजर नहीं आए, न लोकसभा चुनाव में प्रचार में दिखे, तो बहु अनुकृति के बीजेपी में जाने पर भी हरक सिंह रावत कुछ नहीं बोले। लेकिन लंबे वक्त के बाद न्यूज 18 से बातचीत में हरक सिंह रावत ने अपनी चुप्पी तोड़ी और हरिद्वार ईडी की जांच, हरीश रावत पर खुलकर जवाब दिया, तो पार्टी पर साथ न देने का भी आरोप लगाया। हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं यदि हरिद्वार से चुनाव लड़ता तो 200% जीतता, लेकिन हरीश रावत नहीं चाहते थे कि वहां कांग्रेस जीते। कि पार्टी ने मुझे 24 में, अगर 24 के लिए तो मना नहीं किया था मैंने कि मैं नहीं लड़ूंगा। अगर 24 में टिकट दिया होता तो मैं 200% हरिद्वार सीट जीत के दिखाता। भाई, आप हरिद्वार चुनाव लड़े, आप चाहते नहीं थे कि हरिद्वार कांग्रेस जीते। हरक सिंह रावत इस बात से भी नाराज दिखे कि ईडी के छापे के वक्त पार्टी और हरीश रावत ने साथ नहीं दिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि जब हरीश रावत ही मुख्यमंत्री की तारीफ करेंगे तो विपक्ष कैसा। नहीं, ईडी देखो, अगर मन साफ है, अगर आप अंदर से साफ हैं, मुझे जेल जाने के लिए सिर्फ थोड़ी डरता हूं मैं, और न मुझे डर था, लेकिन पार्टी खड़ी तो होती मुझे मेरे साथ खड़ी। हम धामी की व्यक्तिगत तारीफ कर सकते हैं, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री अगर हम प्रदेश में कोई घटना हो रही है तो हम तारीफ नहीं कर सकते उसकी। अब यहां तो क्या है कि मुख्यमंत्री तारीफ कर दो
जो पावरफुल व्यक्ति है, ऐसा क्या डर है भैया आपको? हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति लोकसभा चुनाव के बीच में ही बीजेपी में चली गई, तो चर्चा इस बात की रही कि क्या अंदर खाने हरक सिंह रावत बीजेपी के साथ हैं या बहू के बाद वो भी बीजेपी में जा सकते हैं। इस बात से हरक सिंह रावत ने खुलकर इनकार किया है। तो ये जरूर थोड़ी है कि अनुकृति चलेगी तो मैं क्यों जाऊं भाई, मेरा ये जरूर थोड़ी कि मैं जाऊं, और मुझे जाना होगा तो ये थोड़ी कि अनुकृति चलेगी तो तब जाऊंगा। मुझे अगर कोई निर्णय लेना हो तो मैं खुद लूंगा ना निर्णय। साफ है, पार्टी से लेकर हरीश रावत तक के लिए हरक सिंह के दिल में नाराजगी है, जिन्होंने ना ईडी के एक्शन में साथ दिया और ना हरिद्वार से उम्मीदवार बनाने में। तो बहू के बीजेपी में जाने के बावजूद हरक सिंह रावत अब भी कांग्रेस में बने रहने की बात कर रहे हैं। पर लंबे वक्त के बाद चुप्पी तोड़कर हरक सिंह रावत ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में मंगलवार को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि ये बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के दिल्ली स्थित आवास में होगी और इस बैठक में निकाय चुनाव के साथ साथ नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कल रात्रि 8 बजे हमारे उत्तराखंड के 8 सांसद, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, इनकी बैठक हमारे जो उत्तराखंड से भारत सरकार मंत्री बने अजय टम्टा जी के आवास पर होगी। उसके साथ साथ आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से उस बैठक में हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एनजीटी के आदेशों पर अवैध बस्तियां हटाने का काम फिर से शुरू हुआ। देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे करीब 450 अतिक्रमण हैं, जिन्हें हटाने का काम मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने शुरू किया है। देहरादून के काठ बंगला इलाके में सोमवार को एक के बाद एक बुलडोजर से अवैध कब्जे हटाए गए। एमडीडीए का कहना है कि यह अभियान 3 दिन चलेगा। साल 2016 के बाद नदी इलाके में बने अवैध घरों को नोटिस जारी किया गया है। आज पहले दिन 26 अवैध कब्जे हटाए गए, जबकि 249 अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जानी है। वहीं अब कब्जों में बुलडोजर चलने के बाद लोगों का रोष भी देखने को मिला। को लोगों को नोटिस गया है और जो नोटिस नहीं भी है, अगर वो नए काम है उनको भी तोड़ रहे हैं। कितने दिन का आप लोग लक्ष्य रखें? कितने दिन? 3 दिन का लक्ष्य रखा। 3 दिन का लक्ष्य। इन सभी के नोटिस सर्व किए गए लगभग। लड़की का मेरा यहीं पैदा हुआ है। 11 में पिताजी मरा है, बिजली बिल लगा है 13 में, उसके बाद हमने लिंटर डाला है। हमारे पास इनकम टैक्स भी जा रहा है, हाउस टैक्स भी जा रहा है, पानी का बिल भी जा रहा है हमारे पास। 16 से पहले का बना? जी 16 से पहले का बना हुआ है सर। देखो ना, एसबीआई का खाता, ये एड्रेस देखो ना यहाँ का, पहले 10 का ये देखो। एक भी नोटिस अगर पूरी पुलिस कॉलोनी में हो तो गरीब जनता को हटाया जाए। हल्द्वानी के राजपुर इलाके से 2 नाबालिग लड़कियों के गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदुवादी संगठन लड़कियों की बरामदगी न होने से नाराज है, क्योंकि एक मुस्लिम लड़के पर दोनों लड़कियों को भगाने का आरोप है। लेकिन घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस दोनों लड़कियों का कोई सुराग पता नहीं लगा पाई है। इसके बाद हिंदुवादी संगठनों ने पुलिस अधिकारियों का घेराव किया। पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। इस तरह से 3 दिन पहले 2 लड़कियां गायब हुई हैं, जिनकी गुमशुदगी दर्ज है। पुलिस अपना काम कर रही है। 3 टीमें इस बार रवाना है। एसओजी 20 में लगी हुई है। इवन हमने साइबर सेल को भी एक्टिवेट कर रखा है कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई इनपुट मिलता है तो उस पर शीघ्र कार्रवाई कर इनकी बरामदगी की जाएगी। छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 13 और 14-15 साल है, वो हल्द्वानी से लापता हो जाती है और जब पता चलता है तो एक दूसरे धर्म के, मुस्लिम धर्म का एक लड़का उनको ले जाते हुए दिख रहा है, जो कि लाल कुआं या मेरे ख्याल से उससे आगे ट्रेन में ट्रेस हुआ, ऐसा पुलिस का कहना है। और 4 दिन से हम लोग लगातार पुलिस से वार्ता में हैं और वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, टीमें भेज दी है, टीमें जा रही हैं, कार्रवाई कर रही है। तो उसी को लेकर हम सब लोग आज यहाँ मौजूद हुए कि आखिर वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। और
उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास एक बाइक करीब 150 मीटर नीचे भागीरथी नदी के तट पर जा गिरी, जिसमें मध्य प्रदेश और गुजरात के 2 यात्री सवार थे। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों शवों को रेस्क्यू कर अस्पताल में पहुंचाया है। हरिद्वार में बना गढ़वाल मंडल का एकमात्र पोषण पुनर्वास केंद्र स्टाफ की कमी के कारण बंद हो गया। पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषण के शिकार नवजात बच्चों को इलाज के लिए रखा जाता है। पिछले कई दिनों से पुनर्वास केंद्र स्टाफ की कमी से जूझ रहा था। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। फिलहाल पोषण पुनर्वास केंद्र पर ताला लटक गया है और सीएमओ का कहना है कि स्टाफ और नर्स की कमी को पूरा करने के लिए एनएचएम को पत्र लिखा गया है और इसके साथ ही जल्द केंद्र को दोबारा खोला जाएगा। नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें हमारी स्टाफ की कमी थी, तो हमने स्टेट में भी लिखा हुआ उसमें एनएचएम के माध्यम से स्टाफ या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ उसमें आना है। कुछ नर्सिंग अधिकारी अभी नए भी आए हैं, उन्हें हम ट्रेनिंग उस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें ट्रेंड किया जाए, जिन्हें वहाँ यूटिलाइज किया जा सके। बागेश्वर जिले में आज सुबह से हुई बारिश ने गर्मी से बड़ी राहत दी है। वहीं बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, कई जगह सड़कों पर मलबा भी आ गया। आपदा विभाग की टीम भी जेसीबी की मदद से सड़कें साफ करती नजर आई। कांडा क्षेत्र में हुई तेज बारिश से किसान खुश हैं और इस बार अच्छी बारिश की उम्मीद है, जिससे खेतों को काफी फायदा मिलेगा। उत्तरकाशी में भीषण गर्मी से सूख चुकी खुरमोला नदी सोमवार को 1 घंटे की तेज बारिश से उफान मारने लग गई। जंगलों में इस बार जिस तरह से आग का तांडव देखने को मिला, उसका असर नदी पर भी देखा जा रहा है। नदी का रंग भी पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। नदी बड़ी मात्रा में लकड़ी, मिट्टी, पत्थर से बहा कर ला रही है। आखिरकार प्रचंड गर्मी के बाद उत्तराखंड में इसी हफ्ते मानसून दस्तक देने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 धाम यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को भेजने का सुझाव दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 27 से 28 जून के बीच मानसून दस्तक देने जा रहा है। प्रचंड गर्मी के बीच मानसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। 27 और 28 जून को गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह तेज बारिश के रूप में इसका असर देखा जा सकता है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ जगह पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक के लिए राज्य भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कहीं न कहीं जो बारिश की एक्टिविटी 27-28 से बढ़ रही है, जो मानसून के लिए भी बोला गया आज जो है कि अगले 3 से 4 दिन में वो उत्तराखंड में भी पहुंच जाएगा। तो जो बारिश की एक्टिविटी अब आगे बढ़ती जा रही है और 27-28 में तो मैं कहूँगा हैवी रेन्स भी जो है, जैसे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है या चमोली है, इसी तरह देहरादून या नैनीताल में भी देखें तो इसकी संभावना है। बरसात में सबसे अधिक चिंता प्रदेश में चल रही 4 धाम यात्रा को लेकर है। बरसात में लैंडस्लाइड और सड़कों के टूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में जिस तरह से 4 धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने यात्रा रूट पर विशेष सावधानी बरतने के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखने का सुझाव दिया है। बिल्कुल वही उसका पर्पज था कि जो हमने प्रेस रिलीज दी है कि अब थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है और जो यात्रा है उसको भी स्मूथ करने की जरूरत है कि हमारी कैपेसिटी के अनुसार ही हम लोग जो है लोगों का थोड़ा अलाउ करें, क्योंकि रास्ते बंद हो गए तो कहीं न कहीं फिर दिक्कत आ जाती है। 4 धाम यात्रा में अभी तक 27 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। अभी भी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में बारिश में सुरक्षित यात्रा किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि इमरजेंसी में निपटने के लिए 4 धाम यात्रा रूट समेत प्रमुख मार्गों पर 260 जेसीबी
और ड्रोजर्स मशीनें तैनात की गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कल दोपहर 12 बजे तक किया जा सकता है नॉमिनेशन। कल सुबह एनडीए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कल दोपहर 12 बजे तक का ही वक्त है जब नामांकन किया जा सकता है। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि कल सुबह ही एनडीए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी करेगी। तो स्पीकर पद के लिए कल होगा नामांकन।